हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ठोसों का यांत्रिकी गुण का लेक्चर नंबर 3। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबल विकृति वक्र। प्रतिबल विकृति वक्र की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये प्रतिबल और विकृति वक्र की जो व्याख्या है उसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसके लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। ग्राफ आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। इसी ग्राफ को हम लोग पार्ट वाइज पार्ट करके समझेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास का ड्यूरेशन छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक स्प्रिंग के हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। स्प्रिंग के जगह पे एक तार भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक तार ले लीजिए या फिर कोई एक स्प्रिंग ले लीजिए। इसके ऊपर हम लोग एग्जांपल से समझते हैं ये ग्राफ। मान लीजिए आपके पास एक कोई स्प्रिंग या तार है, उसको हम लोग पहले एक छोटी विरूपक बल के द्वारा उसको खींचा। मान लीजिए आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, आपने क्या किया, उस स्प्रिंग पे एक छोटी सी विरूपक बल लगाया। तो जैसे आप इसको छोटी सी विरूपक बल लगा के छोड़ेंगे वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। फिर से क्या कीजिए, थोड़ी सी और बल की वैल्यू को बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर से छोड़ेंगे वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगा। फोर्स की वैल्यू बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए बढ़ाते रहिए। एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि जब आप स्प्रिंग पे ये फोर्स लगा रहे होते हैं और लगा के छोड़ेंगे तो आपका जो स्प्रिंग है वह अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आता है, उसमें एक परमानेंट विकृति रह जाता है। ठीक है, इसके बाद फर्दर आप क्या कीजिए, उसको खींचिए, मतलब फिर से आप उस फोर्स को बढ़ाइए, खींचिए। तो ऐसा आएगा एक समय जहां पर लगेगा आपको विरूपक बल की वैल्यू अधिकतम हो गई, यानी जो प्रतिबल है वहां पे मैक्सिमम प्रतिबल हो गया। और वहां से अगर आप विरूपक बल हटा भी देते हैं तो जो आपका तार या स्प्रिंग है ऑटोमेटिक अपने आप, मतलब एक शयन तरल पदार्थ की तरह अपने आप वो बढ़ते रहता है। ठीक है, और लास्ट में जाके वो ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब इसी ग्राफ को हम लोग यहां पे प्लॉट किए हैं और बारी बारी से समझेंगे। तो यहां पर O से लेकर A तक, मतलब O से लेकर A तक में, और मतलब OA भाग में, एक नंबर में जो OA भाग है, OA भाग, इसमें जो वस्तु है वह प्रत्यास्था वाली प्रॉपर्टी को रखी हुई है, प्रत्यास्था वाले गुण वस्तु में विद्यमान है। मतलब O से लेकर A जो ग्राफ क्या बता रहा है कि अगर वस्तु को आप खींच रहे हैं और O से A भाग में अगर आप खींच के वस्तु को छोड़ रहे हैं तो वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आ जाती है, तथा इस भाग में हुक का नियम भी ओबे होता है, इस भाग में हुक का नियम का भी पालन होता है। ठीक है, मतलब आपने स्प्रिंग पे छोटा सा बल लगाया और जैसे आपने विरूपक बल हटा लिया, स्प्रिंग अपने वास्तविक आकार एवं आकृति में आ गया। ठीक है, जितना ज्यादा प्रतिबल होगा उतना ही ज्यादा वस्तु में विकृति उत्पन्न होगी। मतलब OA भाग में
हुक का नियम का पालन हो रहा है तथा वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता वाले गुण विद्यमान है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओए भाग में जो आपका है, ओए भाग में लिखेंगे वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है तथा इस भाग में हुक के नियम का पालन होता है। हुक के नियम का पालन होता है ओए भाग में। ठीक है, और ए पर जैसे आप पहुंचे वहां से आपका प्रत्यास्था वाली गुण तो वस्तु के अंदर रहेगा, लेकिन हुक के नियम का पालन उसमें नहीं होगा। हुक का नियम हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, पिछले क्लास में बताया है। तो जो स्टूडेंट आज का लेक्चर देख रहे हैं, हुक के नियम के लिए आप लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखें। क्लियर, वहां हमने हुक के नियम का एक्सप्लेनेशन किया है, उसकी व्याख्या की है। तो इस भाग में तो हुक का नियम पालन होगा। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट ए होता है, इसको समानुपाती सीमा बोलते हैं। मतलब बिंदु ए के बाद वस्तु में प्रत्यास्था वाली गुण रहता है, लेकिन हुक के नियम का पालन नहीं होता है। जैसे आपने थोड़ा सा विरूपक बल लगा के छोड़ा तो ये वस्तु अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया और इसमें हुक के नियम का भी पालन हुआ। मतलब ये जो पार्ट है उसको बोले ओए से दर्शाया गया है, यहां पर ओए भाग से दर्शाया गया है। ए पर जैसे पहुंचेगा इसको बोलते हैं समानुपाती सीमा। बिंदु ए को क्या बोलेंगे, समानुपाती सीमा। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बिंदु ए को। ठीक है, और ओए भाग में आपका हुक का नियम का पालन हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें जो ग्राफ का ढलान होगा, वह आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देगा। क्योंकि हुक के नियम में हमने आपको बताया है कि अगर आपका प्रतिबल और विकृति का ग्राफ है तो उसमें जो ग्राफ का ढलान होता है वह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर होता है, मतलब प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर होता है। तो ओए भाग में जो ग्राफ का ओए भाग है, इस ओए भाग में जो ग्राफ का ढलान होगा, ओए भाग में जो ग्राफ का ढलान होगा वो क्या देगा, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब वो ई के बराबर होगा, और ई क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ का ढलान प्रत्यास्थता गुणांक देगा। प्रत्यास्थता गुणांक को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से सूचित करते हैं। आई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, मतलब वाई अक्ष बटा एक्स अक्ष। ठीक है, मतलब ओए भाग में अगर आपको किसी भी बिंदु पर अगर प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है तो उस बिंदु पर आप ढलान निकाल लीजिए, और ढलान निकालना आप जानते हैं। उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए, और स्पर्श रेखा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ धनात्मक एक अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है, उस कोण का जो tan होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ढलान बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखना ए से बी वाला जो भाग है, ये वाला ए बी भाग, तो ए बी भाग में
वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, लेकिन इस भाग में हुक का नियम का पालन नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे बाबू, पहले इसको पॉज करके नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ए बी भाग। ए बी भाग मतलब ए बी पार्ट, सेकेंड नंबर हो जाएगा ए बी पार्ट। ए बी पार्ट में क्या लिखेंगे, वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है तथा इस भाग में हुक के नियम का पालन नहीं होता है। यहां पे एक शब्द जोड़ेंगे, नहीं होता है। इसमें हुक के नियम का पालन नहीं होता है। ठीक है, जब हुक के नियम का पालन नहीं होता है, इसका मतलब है कि ए बी भाग में आप किसी बिंदु पर जो ढलान निकालेंगे वह प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब देखना बी पॉइंट तक जाते जाते, बी पॉइंट तक जाते जाते वस्तु अपनी प्रत्यास्थता वाली गुण को खो देता है। बी पॉइंट तक जाते जाते वस्तु अपनी प्रत्यास्थता वाली गुण को खो देता है, लूज कर देता है। इसीलिए बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ की सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा या प्रत्यास्थ की सीमा, बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए बी भाग। अब बीसी भाग देखिएगा, थर्ड नंबर जो बीसी भाग है, बीसी भाग में जो वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता वाली जो गुण होता है वह खत्म हो जाता है। मतलब आपने तार पे इतनी बड़ी विरूपक बल लगा दिया है कि तार अपनी प्रत्यास्थता वाली गुण को खो चुका है। मतलब तार के अंदर अब आप विरूपक बल हटाएंगे तो तार के अंदर आपका एक छोटा सा विकृति परमानेंट रह जाता है। मतलब अगर आपने विरूपक बल वहां से हटाया तो तार अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं पहुंच पाता है, या स्प्रिंग अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं पहुंच पाता है। उसमें एक क्या हो जाता है, एक परमानेंट, हमेशा के लिए एक विकृति उत्पन्न रह जाता है। तो यहां पर आपका बीसी भाग में वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान नहीं रहता है। वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान नहीं रहता है, अर्थात वस्तु में हमेशा के लिए विकृति उत्पन्न हो जाता है। तो ये है बीसी भाग। मतलब जैसे आप सी पे पहुंचेंगे यहां पर एक परमानेंट आपको विकृति उत्पन्न हो जाएगी सी पे। इस पॉइंट को अगर हम लोग ओ डैश बोल दिए तो ओ डैश हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, एक विकृति रह जाएगा। ओ डैश में एक हमेशा के लिए क्या रह जाएगा जी, विकृति रह जाएगा। ओ डैश में हमेशा के लिए इतना क्या रह गया, विकृति रह गया। परमानेंट जिसको स्ट्रेन बोलते हैं वो हमेशा के लिए रह जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई बीसी की। अब देखना जब सी से डी वाला जो ग्राफ इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब सी से डी वाला जो भाग है वो क्या हमें बताता है इसमें समझेंगे। मतलब अब आप छोटा सा इसमें थोड़ी सी विरूपक बल लगाएंगे
तो इसमें ज्यादा आपका सॉरी छोटी सी अगर आप विरूपक बल लगाएंगे तो तार में ज्यादा विकृति उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो सीडी भाग है, सीडी भाग देखो यहां से सी से लेकर डी तक, सीडी भाग में विरूपक बल की वैल्यू या प्रतिबल की वैल्यू मैक्सिमम हो जाता है और तार में जो आपका विकृति है वह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर हम प्रतिबल थोड़ा सा लगाएंगे विकृति ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब तार इतना खिंच चुका है कि आप थोड़ा सा विरूपक बल लगा रहे हैं, थोड़ी सी प्रतिबल लगा रहे हैं तो तार में ज्यादा क्या हो जा रहा है, ज्यादा आपका विकृति उत्पन्न हो जा रहा है। तो सीडी ग्राफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, चलिए इसको पॉज करके आप नोट करते रहेंगे, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, सीडी भाग के लिए तीन नंबर नहीं सॉरी, ये पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा और सी डी चौथा, 4 नंबर सीडी भाग लिखेंगे। इस भाग में विकृति का मान अधिक बढ़ता है, अधिक बढ़ता है। मतलब थोड़ी सी आप प्रतिबल लगाएं विकृति ज्यादा हो गया, मतलब जो तार है वो ज्यादा खिंच जाएगा। ठीक है, इस भाग में विकृति का मान अधिक बढ़ता है तथा बिंदु डी पर प्रतिबल का मान अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। मतलब यहां पे प्रतिबल तार पे मैक्सिमम लगता है, अधिकतम लगता है। अब इससे ज्यादा इस तार पे हम लोग प्रतिबल नहीं लगा सकते, अधिकतम हो जाता है। इसीलिए जो डी पॉइंट है, इस डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं भंजक प्रतिबल, डी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं भंजक प्रतिबल। और लास्ट डीई, जो आपका डीई बिंदु है, अब डीई बिंदु बोल रहे हैं, डीई भाग में क्या होगा कि तार पर बिना विरूपक बल लगाए तार एक शयन तरल पदार्थ की तरह स्वतः बढ़ते रहता है तथा ई बिंदु पर आते आते तार टूट जाता है, यानी फ्रैक्चर हो जाता है। तो लिखेंगे डीई भाग, इस भाग में तार में स्वतः विकृति उत्पन्न होते रहता है जैसे
शयन तरल पदार्थ में इस भाग में तार में स्वतः विकृति होते रहता है, जैसे जैसे तार एक तरल शयन तरल पदार्थ बन गया हो। जैसे ऐसे लिखेंगे, जैसे तार एक शयन तरल पदार्थ की भांति कार्य कर रहा हो, कार्य कर, या ऐसे भी लिख सकते हैं तरल पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ऐसे कार्य नहीं, तरल पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तथा डी पॉइंट पे जाते जाते क्या हो जाता है, तार स्वतः टूट जाता है। तार क्या हो जाता है, टूट जाता है। यानी कि डी पॉइंट बोले, सॉरी ई पॉइंट पर, मतलब डी से ई भाग पड़ रहे हैं तो ई तक पहुंचते पहुंचते तार क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसीलिए ई पॉइंट को हम लोग बोलते हैं विभंजक बिंदु। विभंजक बिंदु यानी फ्रैक्चर पॉइंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये है आपका प्रतिबल विकृति वक्र का व्याख्या एक एग्जाम्पल के साथ। अब करके देख सकते हैं, तार को खींचिए खींचिए खींचिए, एक समय ऐसा आएगा तार में परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा, फिर खींचते जाएंगे, कम लगाएंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब विरूपक बल, तार ज्यादा आपका बड़ा होगा, तार ज्यादा खींचेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आप आएंगे यहां से विरूपक बल या लोड हटा भी देंगे तो तार अपने आप क्या हो जाता है, तार अपने आप बढ़ने लगता है इसकी लंबाई, और लास्ट में जाते जाते क्या हो जाता है, तार टूट जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक ग्राफ के जरिए पार्ट वाइज पार्ट एक्सप्लेन करके समझा इसको, ठीक है। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, इसके कुछ निष्कर्ष हैं। जैसे जैसे पदार्थ जो होता है वह तीन तरह के, कुछ पदार्थ जो होते हैं वह तन्य पदार्थ होता है। तो तन्य पदार्थ की जो प्लास्टिक रीजन होता है, प्लास्टिक क्षेत्र होता है, वो ज्यादा होता है, ठीक है। अब पहले समझिए इस ग्राफ में प्लास्टिक क्षेत्र और प्रत्यास्थता क्षेत्र क्या है, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहे हैं। पहले आप समझिए इसमें प्रत्यास्थता क्षेत्र क्या होता है। एक वर्ड आया है प्रत्यास्थता क्षेत्र और प्लास्टिक क्षेत्र, मतलब जिस बिंदु से या जिस बिंदु पर पदार्थ अपनी प्रत्यास्थता वाली गुण खो देता है वहां से प्लास्टिक क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, तथा इसके पहले आपका आपका प्रत्यास्थता क्षेत्र मौजूद रहता है। यानी कि हम लोग अभी देखे हैं बी बिंदु पर जाते जाते आपका वस्तु के अंदर प्रत्यास्थता वाली गुण क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहां से ओरिजिन से लेकर, मतलब मूल बिंदु से लेकर बी तक, मूल बिंदु से लेकर बी तक, इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थता क्षेत्र। प्रत्यास्थता क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र में, इस रीजन में अगर वस्तु से विरूपक बल हटा दिया जाए तो वस्तु अपने वास्तविक आकार और आकृति को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इसके बाद मतलब इस बी से लेकर ई तक, बी से लेकर ई तक, इसको हम लोग बोलते हैं बी से लेकर ई तक, ई तक नहीं, ई तक, ई तो यहीं तक, डी तक, क्योंकि इसके बाद तो लोड हटाने के बाद आपका
अपने आप इसमें विकृति बढ़ने लगता है, अपने आप तार की लंबाई बढ़ने लगती है। तो यहां तक नहीं, डी तक, यानी कि बी से डी तक इस क्षेत्र को बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। प्लास्टिक क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक क्षेत्र। मतलब इस क्षेत्र में अगर वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपने वास्तविक आकार एवं आकृति को ग्रहण नहीं करता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलेंगे प्लास्टिक रीजन और इसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन। मतलब प्रत्यास्थता क्षेत्र और प्लास्टिक क्षेत्र। और इधर तो जाके आपका टूट ही जाता है, अपने आप बढ़ के और तार ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इस ग्राफ पर आधारित इस ग्राफ का कुछ निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है? कि 3 तरह के वस्तु होते हैं और तीनों वस्तु की जो प्रत्यास्थता क्षेत्र होता है या प्लास्टिक क्षेत्र होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो तन्य पदार्थ होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल, तन्य पदार्थ। 1 नंबर में तन्य पदार्थ, डक्टाइल मटेरियल। तो जो तन्य पदार्थ होते हैं, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, इसकी प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होता है। और जिस वस्तु की प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होगा उस वस्तु से आप तार बना सकते हैं। मतलब वह बहुत लंबा खींचेगा, वह वस्तु क्या होगा, बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि उसकी इसकी प्लास्टिक जो रीजन है यानी प्लास्टिक जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। तो क्या होगा, वो वस्तु बहुत लंबा खींचेगा, और जो वस्तु बहुत लंबा खींचेगा वह वस्तु तार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो तन्य पदार्थ होते हैं, तन्य पदार्थ की प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होता है, इसीलिए इस पदार्थ से तार बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में तांबा, एल्यूमिनियम, आपका सिल्वर भी ले सकते हैं, चांदी, ये सब जो है ये तन्य पदार्थ होते हैं। इन पदार्थों की प्लास्टिक क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। और जिस वस्तु की प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होता है वह बहुत लंबा खींचता है, यानी कि इससे आप तार बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया तांबा, एल्यूमिनियम। उसी तरह दूसरा टाइप का जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं भंगूर। अंगूर नहीं, भंगूर पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं इसकी प्लास्टिक क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके भंगूर पदार्थ है उसका बी बिंदु और डी बिंदु बहुत एक दूसरे के करीब होंगे, तभी ना इसकी प्लास्टिक क्षेत्र क्या हो जाएगा जी, छोटा हो जाएगा। मतलब डी बिंदु अगर एकदम करीब आ जाए तो जो आपका प्लास्टिक क्षेत्र होता है वो बी से डी तक होता है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बिंदु एक दूसरे के बहुत करीब हो जाएंगे।
और इस यही तन्य पदार्थ के लिए जो बी और डी होगा वो थोड़ा दूर होगा, क्योंकि बी से लेकर डी तक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक क्षेत्र, प्लास्टिक क्षेत्र। ठीक है, तो तन्य पदार्थ के लिए बी और डी दूर होंगे, लेकिन भंगुर पदार्थ के लिए बी और डी लगभग एक ही बिंदु पर होंगे, बहुत छोटा, बी और डी एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे भंगुर पदार्थ की प्लास्टिक क्षेत्र बहुत छोटा होता है, अर्थात बी और डी बिंदु, अर्थात बिंदु बी और डी दोनों लगभग एक ही स्थान पर होते हैं। लगभग, यहां पे हमने लगभग बोला, एग्जैक्ट नहीं, लगभग। अब देखिएगा एग्जाम्पल, जो कार्बन होता है, कार्बन क्या है, तो वह ब्रिटेल पदार्थ है। कार्बन ले सकते हैं, या जो बिस्किट देखे हैं, बिस्किट वो क्या होता है, मतलब ये आपको थोड़ा सा भी, मतलब बहुत कम, न के बराबर, नेग्लिजिबल इसमें प्लास्टिक रीजन होगा। मतलब बिस्कुट या तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रहेगा, जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में रहेगा, या तो डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा अधिक हो गया तो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। यानी इसमें प्लास्टिक रीजन बहुत ही छोटा होता है, यानी लगभग बी और डी बिंदु एक ही स्थान पर होते हैं। जैसे कार्बन हो गया, बिस्किट हो गया, ये सब के सब क्या है, भंगुर पदार्थ है। भंगुर पदार्थ से आप तार नहीं बना सकते। ठीक है, तीसरा होता है रबड़। अब रबड़ में क्या होता है, इलास्टिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। रबड़ की इलास्टिक क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसमें प्लास्टिक क्षेत्र होता ही नहीं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रबड़ में प्रत्यास्थता क्षेत्र बड़ा होता है प्रत्यास्थता क्षेत्र बड़ा होता है तथा प्लास्टिक क्षेत्र शून्य होता है। ठीक है, लेकिन प्रत्यास्थता क्षेत्र बड़ा होता है, लेकिन इसमें हुक का नियम अप्लीकेबल नहीं है। हुक का नियम अप्लीकेबल नहीं है। तो यहां आप लिखेंगे रबड़ में हुक का नियम मान्य नहीं होता है। मतलब रबड़ में प्रत्यास्थता क्षेत्र क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है तथा प्लास्टिक क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन इसमें रबड़ में हुक का नियम का पालन, यानी कि हुक का नियम मान्य नहीं है। तो रबड़ में किस तरह का प्रतिबल और विकृति का ग्राफ आता है, इसको हम लोग प्लॉट करेंगे रबड़ के लिए। ठीक है, तो पहले इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, पॉज कर लिया। चलिए, अब रबड़ के लिए हम लोग देखेंगे, रबड़ के लिए
यहां पे लिखेंगे रबड़ के लिए जो विकृति और प्रतिबल का ग्राफ है वो कुछ इस तरह आता है। प्रतिबल, विकृति, प्रतिबल, विकृति, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे आता है। मतलब इसमें हुक का नियम मान्य नहीं है। तो रबड़ के लिए प्रतिबल और विकृति का ग्राफ ऐसे आता है। इसकी प्लास्टिक क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का क्लास। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं करते हैं स्टॉप। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। वेरी वेरी थैंक यू।